नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में अगर किसी को सबसे ज़्यादा अधिकार मिले हैं, मानवता, सामाजिकता, आध्यात्मिकता, नैतिकता, ईमानदारी और स्वाभिमानी होने के सर्वोच्च शिखर पर जाने के लिए अगर कोई कर्म करने का माध्यम मिलता है तो वो पुलिस की खाकी वर्दी के साथ उस पुलिस अधिकारी को मिलता है जिसे निष्पक्ष जांच करके उचित कार्रवाई कराने और दोषी को दंड दिलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। भगवान से भी बड़ा न्याय दिलाने वाला न्यायाधीश हो सकता है, लेकिन न्याय करने में जरूरी सबूत और दस्तावेजों को जुटाने वाला वो पुलिस अधिकारी न्यायाधीश से भी बड़ी जिम्मेदारी पर नियुक्त होता है, जिसे अपने कर्तव्यों के साथ देश समाज के लिए मानवता, सामाजिकता, आध्यात्मिकता, नैतिकता, ईमानदारी और स्वाभिमान के साथ काम करने का सुअवसर मिलता है। लेकिन कुत्तों के टुकड़ों रूपी चंद पैसों के लालच में भ्रष्ट और बेईमानों की कीचड़ में लिपटे हुए कुछ नेताओं की चाटुकारी और कुत्तों की तरह दुम हिलाने वाले पुलिसकर्मी ताकि हराम की कमाई के लिए प्रमोशन और पोस्टिंग मिल जाए, अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और फिर गलत कार्यवाही कर पीड़ित के जख्मों पर नमक डालकर घोर पाप करते हैं। ऐसे पापों की गाथाओं से शहर की चौकी और थाने अटे पड़े हैं। शहर के गरीब, बेसहारा, पीड़ित लोग इन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। ऐसे बेशर्म पुलिस कर्मियों की बदौलत न कि न्यायकारी खाकी वर्दी और ये महकमा बदनाम होता है, बल्कि मानवता भी शर्मसार होती है। ऐसा ही एक मामला हमने 2 दिन पहले ही पल्ला थाने में दिखाया था कि किस तरह एक अभागे बच्चे के प्लॉट को कब्जा लिया गया और उसके बाद उन गुंडों की मदद में पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज हम आपको थाना सूरजकुंड के ग्रीनफील्ड इलाके में किराए की दुकान लेकर के मोबाइल रिपेयर करके अपने परिवार का पेट पालने वाले आदित्य की बताने जा रहे हैं, जिसमें न्यायकारी पुलिस जांच अधिकारी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कितनी बेशर्मी और बेहयाई से किया होगा कि जो पीड़ित हो उसकी शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज न करके उल्टा बेसबॉल ईंट से दुकान में घुसकर एक साथ अपने परिवार के साथ कई लोगों के साथ हमला कर दिया। दुकान में कांच से बनी रैक को तोड़ डाला और मोबाइल रिपेयर करने वाली महंगी मशीनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके ऊपर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। जो पिस्तौल की बात करते, जान से मारने की धमकी देते, दुनिया के एकमात्र सच्चे और ईमानदार सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है, लेकिन जांच अधिकारी को दिखाई नहीं दिया। कि क्या जांच अधिकारी की आंखों पर भ्रष्टाचार, बेईमानी और पक्षपात की कांचरी चढ़ी थी? जिस तथाकथित भाजपा नेत्री सहित उसके परिवार पर ये आरोप लगे हैं, वो आदतन झगड़ालू है। किराएदार से लड़ाई झगड़ा करना ही शायद उस परिवार का एकमात्र पेशा है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये खुद इनके कारनामे गवाही दे रहे हैं। 2 जनवरी 2024 को अगर हम बात करें, यानी ठीक आज से 2 महीने पहले, तो इन लोगों ने चाय वाले से झगड़ा किया था और वो खबर हमने आपको दिखाई थी। पुलिस आई थी, पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की थी, जिस पर हमने खुद कहा था कि एक तरफा कार्रवाई न्याय नहीं होता। ये चाय की दुकान का झगड़ा नहीं, बात कुछ और है। हमने ये बताने की कोशिश की थी कि असल में ये चाय के खोखे की लड़ाई नहीं है, असल में ये इस अतिक्रमण का मामला नहीं है, असल कहानी इसके पीछे कुछ और है। और वो जो हमें सूत्रों से पता चलता है वो ये है कि ये परिवार नहीं चाहता कि नीचे दुकानों में कोई भी किराएदार रहे, क्योंकि किराएदार नहीं रहेगा तो दुकानें भी बेचकर जानी होंगी और इनका कोई अपना निजी स्वार्थ दुकान को लेकर हो सकता है, या यहाँ पर जगह पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर के झगड़ा हो सकता है। मैं उस बात में नहीं जाने वाला, लेकिन पहले उस गरीब चाय वाले को चाय का खोखा हटवा करके भगा दिया गया। इससे पहले भी बताया जाता, कुछ और लोगों को भी यहाँ से हटाया गया, क्योंकि इन्हीं लोगों ने भ्रष्ट पुलिस कर्मियों से मिलकर जमकर उत्पात मचाया था। इन्होंने जो उत्पात उस समय मचाया, जो हमने दिखाया, और पुलिस वाले खुद एसएचओ किस तरह से उस खोखे वाले को धमका रहे थे, उस चाय वाले को धमका रहे थे कि तुम यहाँ से हटाओ। और हमने कहा था कि ये नगर निगम का मामला है, नगर निगम को कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस को यह अधिकार किसी ने नहीं दिया कि वो जबरन किसी भी अतिक्रमण को हटवाए। अतिक्रमण हो सकता है, लेकिन पुलिस जबरन उसे नहीं हटा सकती। किसी भी गरीब और बेसहारा व्यक्ति को नहीं धमका सकती। अगर उसे शिकायत मिलती है, उसे एफआईआर करने के अधिकार हैं, उसे कानूनी कार्रवाई करने के अधिकार हैं
किसी को दादागिरी करने का अधिकार नहीं है। ये खबर हमने दिखाई थी, देख लीजिए आप पहले क्या बात हो रही थी। उधर खड़ी करते हैं, यहाँ सिर्फ कस्टमरों के लिए खड़ी करते हैं। ये तो जबरदस्ती वाली भाई बात है कि उठा ले, तू मोहरा मत बना किसी का, इनकी आपस नहीं, का ये तो इशू है, ये नहीं लगेगी, समझ गए? डाले, ठीक है, ये रोड पे नहीं लगेगा। जी सर, हाँ जी ये इनकी दुकान किराए पे ली है उसने, और वो चाय की खोखा आगे खोल रहा है अपनी दुकान के। भाई ये डिवाइड, ये फुटपाथ है जनता के, पब्लिकों के आने जाने के लिए। ये थोड़ी इस पे दुकान लेकर बैठ जाएगा, ये तो रोड ब्लॉक हो जाएगा। जो कार पार्किंग हो रही है, ये भी नहीं होनी चाहिए ना। वो जो इशू है वो हो जाएगा। अगर ऊपर वाले जो रह रहे हैं फ्लैट वाले, वो कार पार्किंग कर रहे हैं सामने, वो भी तो नहीं होना चाहिए ना। चलो वो तो नगर निगम का काम है, होना चाहिए, लेकिन दुकान नहीं लगेगी, फुटपाथ में दुकान नहीं लगेगी। ये यातायात का इशू है। क्या यहाँ से अब यहाँ कोई ग्राहक आएगा, वो इसके सामने अगर गाड़ी, ये बाइक कहाँ खड़ी करेगा? जब दुकान से इसको कवर कर लेगा तो रोड ब्लॉक होगा, रोड पे रोकेगा। हम रोड को थोड़ी अपनी दुकान अपनी है, इस फुटपाथ की मलकियत नहीं है दुकानदार के पास, यहाँ दुकान नहीं खोल सकता। तो फुटपाथ पे गाड़ी भी नहीं खड़ी कर सकते ना। गाड़ी तो खड़ी तो नहीं करना आप गाड़ी भी हटवाएंगे, अगर आप खोखा हटवाएंगे। हाँ तो वो तो होगी, जो रॉन्ग पार्किंग जहाँ होगी होगी, बिल्कुल होगी ना, वो भी। हाँ जहाँ मतलब होगी, पार्किंग भी हटेगी, और जो आगे तक जो रोड पर जो जितने भी खोखे लगे हैं उसकी वो भी हटने चाहिए सर। कौन से जितने भी लगे आगे भी लगे। भाई जहाँ इशू नहीं है वो एमसीएफ का, मैं एमसीएफ को कल चिट्ठी लिख के हम उनको बुलवा लेंगे, जो होगा उनको सबको करवा लेंगे। जहाँ आप नगर issue है। निगम यही वीडियो हमने वहीं बनाया था, देख लीजिए। इन्हीं तथाकथित भाजपा नेत्री के परिवार द्वारा गरीबों की मदद में निकाला गया शांति मार्च है ये। अभी तो हम आपको इनके द्वारा की गई मारपीट की सीसीटीवी वीडियो भी दिखाएंगे। पहले इनके पुराने कारनामे देख लीजिए और सोचिए कि क्या ऐसे लोगों की मदद करने के लिए ही पढ़ लिख कर न्यायकारी सर्वश्रेष्ठ पद पर ईश्वर ने आपको नियुक्त किया था। आपने अपने सच्चे निष्ठावान कर्तव्यों के निर्वहन की कसम खाई थी। यही आपका कर्तव्य था कि एक झगड़ालू तथा कथित नेता के इशारे पर कठपुतली बनकर वेश्याई डांस करेंगे। आप गरीबों को उजाड़ भगाएंगे, बताएंगे और कहेंगे कि ये अपराधी हैं। तो बताइए, चाय वाला आखिर क्यों भाग गया? क्या यही सच नहीं है? और उसके बाद आपने एक और नया टारगेट पकड़ लिया। अब आप आ गए दुकान किराए पर लेकर के मोबाइल रिपेयर करने वाले को भगाने की नियति से झगड़ा करने के लिए। देखिए कि किस तरह से लाल टी शर्ट वाले इस आदित्य नाम के व्यक्ति को इन लोगों ने दबोच लिया और जम करके पीटा। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं इनका पूरा वीडियो और आप समझिए और ध्यान से देखिए, आप भी समझ सकते हैं कि किस तरह से इसकी पिटाई हुई है। ये देखिए, ये बंदा आता है और किस तरह से हमला इसके ऊपर बोल देता है और किस तरह से सारे लोग इसके साथ एक बार लग जाते हैं इसके ऊपर और किस तरह से मारपीट होती है। ये देखिए, ये लाल टी शर्ट वाली अभिनेत्रियों को आप देख रहे हैं और इनके साथ जो पूरा हमला है, ये कौन है? ये दे दनादन घूसे, दे दनादन घूसे, दे दनादन घूसे। आखिर ये किसके ऊपर बरस रहे हैं? आखिर ये मामला ये जो आया है तेजी के साथ, ये किसके ऊपर आया है? अब देखिए आगे आगे अभी आप और देखेंगे। आप बताइए कि आखिर ये लोग कौन हैं? आखिर ये क्यों आए हैं इसकी दुकान में? अब देखिए, मैं आपको एक अगली वीडियो भी दिखाता हूं साथ साथ और आप देख के हैरान हो जाएंगे कि आखिर जांच अधिकारी महोदय, आप बताइए ये कौन है जो मार रहा है और ये किसको मार रहा है? क्या ये सीसीटीवी कैमरा इस बात की गवाही नहीं दे रहा है? अब आप बताइए कि मारने वाले कौन हैं, किसको मार रहे हैं, कहां से आए हैं? अब अगली वीडियो एक और आप देख लीजिए। जांच अधिकारी महोदय, ये कौन है जिनके हाथ में ईंट है और किसको मारना चाहते हैं? ये देखिए, ये ईंट देख लीजिए इनके हाथ में। ये देखिए ईंट, ये किसको मार के आए हैं अंदर से और अब किसको आवाज लगा रहे हैं, क्या मंगा रहे हैं? आपको पता है, इनकी आवाज सुनिए ध्यान से तो ये पता चलेगा कि ये पिस्टल मंगा रहे हैं ऊपर से। और अब ये गए डंडा लेने के लिए। अब देखिए, डंडा लेकर के आएंगे और ये डंडा लेकर के आ रहे हैं अभी, और इस डंडे से बेसबॉल का डंडा इनके हाथ में है। तो इनकी पहचान कीजिए, कौन है ये? इनकी शिकायत पर आपने एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन जो पिटा उसकी एफआईआर तो अभी तक हुई नहीं। ये देखिए, डंडा इनके हाथ में है। ये देखिए, मारने जा रहे हैं। किसको मारने जा रहे हैं? क्या ये सबूत कम है आपके लिए बताने के लिए कि मारने वाला कौन था और पिटने वाला कौन था? तो क्या इसके बाद भी कोई कार्रवाई सही नहीं होनी चाहिए थी? अब देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर इन घसीट कर ले जाने वालों को, ईंट चलाने वालों को, ईंट से सर फोड़ने और जान से मारने की कोशिश करने वालों के हाथ में बेसबॉल का मजबूत डंडा लेकर के मारपीट और दुकान का सामान तोड़ डाला इन लोगों ने, और न्यायकारी, निष्पक्षधारी, शपथकारी जांच पुलिस अधिकारी को ये सब दिखाई नहीं देता।
क्योंकि उसकी आंखों पर भ्रष्टाचार से बनी, लालच से सनी पक्षपात की परत यानी कांचरी चढ़ी है। आपको सच दिखता है, लेकिन पुलिस को क्यों नहीं दिखता? अब दर्ज एफआईआर की परतों को समझिए। दर्ज एफआईआर में उन राजकुमार का नाम दर्ज है, उस व्यक्ति का नाम दर्ज है जो उस वक्त मौके पर थे ही नहीं, जो उस वक्त न्याय के मंदिर सेक्टर 12 कोर्ट में अपने निजी काम से गए हुए थे, जिन्होंने उक्त तथाकथित नेता या उनके परिवार से पिछले 2 महीने से, जब से वो घटना हुई थी चाय पान वाली, तब से लेके अभी तक उनका दावा यह है कि उन्होंने 2 माह से कभी किसी प्रकार से यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क ही नहीं किया। उन्होंने भी इन्हें मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दे डाली, यानी मनगढ़ंत झूठी कहानी पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच अधिकारी ने अपने घरमाई पद की शोभा बढ़ाने का काम कर दिया। जिसे पीटा गया, जान से मारने की कोशिश हुई, जिसकी दुकान में तोड़फोड़ हुई, उसकी शिकायत पर अभी जांच जारी है। अफसरों द्वारा एटीआर यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगाकर अवलोकन किया जाएगा। कहते हैं ना, हमाम में सब नंगे। ये कहावत अगर कहीं सटीक चरितार्थ होती है तो शायद इसके लिए ये महकमा बेहतर है। और हो भी क्यों ना, भाईचारे की मिसाल भी तो मिलती है ना। बेईमान, भ्रष्टाचारी, पक्षपाती को बचाने और सहयोग करने का काम भी तो कौन कर सकता है। दोनों तरफ से दी गई शिकायत को आप भी पढ़ लीजिए। जिसने मारा उसकी एफआईआर दर्ज हो गई, जो पिटा उसकी नहीं हुई। अब आप इसे क्या कहेंगे? इनकी बात मैं सुनाऊं उससे पहले आपको एफआईआर दिखाता हूं। ये देखिए, सबसे पहले दिखाता हूं जिसके ऊपर एफआईआर हुई, वो किस आधार पर एफआईआर हुई, उन्होंने क्या लिखा, और उन पे एफआईआर ये देखिए, जो आप एफआईआर देख रहे हैं, धारा 323, 34 और 506। शिकायत देने वाले अजय शर्मा हैं, और उसके बाद एफआईआर दर्ज किसके खिलाफ हुई है? आदित्य, उसके 3 साथी और राजकुमार। ये वही राजकुमार जो यहाँ है ही नहीं, ना वीडियो में है, ना यह मौके पर मौजूद हैं। ये खुद बताते हैं, इनकी मैं बाद में बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको कि ये सेक्टर 12 कोर्ट में मौजूद थे उस वक्त जब झगड़ा हुआ। तो राजकुमार यहाँ कहाँ से आ गए? अब देखिए, इनका मजमून पढ़ लीजिए क्या लिखते हैं। सेवामन चौकी प्रभारी, क्लीनफील्ड कॉलोनी, फरीदाबाद। विषय, दुकान में बुलाकर जानलेवा हमला करने बारे। मतलब इनको बुलाया और इनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। एक अकेले लाल टी शर्ट वाले ने इन 5-6 लोगों ऊपर हमला कर दिया। अजय शर्मा शर्मा ये दे रहे हैं, अपना एड्रेस वगैरह दे रहे हैं, और ये लिख रहे हैं कि मुझे फ़ोन करके अपनी दुकान में आने को कहा। मेरी तबीयत पिछले 3 दिनों से ठीक ना होने के कारण मैंने उनसे 2nd फ्लोर पर आने को कहा, क्योंकि मेरी हालत ठीक नहीं थी। अब इनकी हालत ठीक नहीं थी, जबकि इनके हाथ में डंडे और ईंटें इनके हाथ में लग रही हैं और गालियां जोर जोर की ये दे रहे हैं, और लेकिन इनकी हालत ठीक नहीं थी। बहुत कहने पर भी ऊपर नहीं आया। उसने अपनी दुकान में आने को कहा। बातचीत का मुद्दा, सड़क पर अक्रम द्वारा अपनी दुकान के अवैध बोर्ड खंबे गढ़े हुए हैं। अवैध बोर्ड जो कि उनके खंबे गढ़े, उनकी वजह से घर की मेन एंट्री में आने जाने में कठिनाई होती है। पहले आपको चाय वाले से कठिनाई हो रही थी, अब आपको इनके बोर्ड से कठिनाई हो रही है। कभी किसी की साइकिल खड़ी करने से कठिनाई होती है, कभी किसी की यहाँ बाइक खड़ी करने से कठिनाई होती है। लेकिन जो आपके यहाँ कोचिंग सेंटर चलता है और बच्चे को पढ़ाया जाता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनसे आपको कोई परेशानी नहीं होती। वो आप बहुत परमार्थ का काम कर रहे हैं। लेकिन आप ये भूल गए हैं कि कोचिंग के ऊपर भी कुछ गाइडलाइन हैं, कोचिंग के ऊपर भी कोई नियम है, अपने घर में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने पर भी कोई नियम है। उन पे बात बाद में करें, लेकिन उनसे दिक्कत आपको नहीं है। इनके बोर्ड लगने से, इनके साइकिल खड़े होने से, इसके जो ग्राहक आए वो गाड़ी खड़ी करते, उनसे आपको दिक्कत है। उन अवैध बोर्ड को हटवाने का आदेश स्थानीय एसएचओ रामवीर जी ने भी दिया था। कौन सा आदेश दिया था? क्या एसएचओ आदेश दे सकते हैं किसी बोर्ड को हटाने का? और अगर दिया था तो उसकी कॉपी आप दिखाएं, कहाँ दिया था, लिखित में कहीं रिटर्न में कहाँ आदेश दिया था। उन्होंने निवेदन किया होगा और कहा भी था, उन्होंने मेरे से भी कहा था वीडियो पे, उन्होंने कहा था हम लिखेंगे नगर निगम को, और ये काम नगर निगम के हटाने का है। नगर निगम आके इसको हटाएगा। एमसीएफ को कल चिट्ठी लिख के हम उनको बुलवा लेंगे, जो होगा उनको सबको करवा लेंगे। आप कार्रवाई नगर निगम करेगा? हाँ, नगर निगम करेगी कार्रवाई, नगर निगम करेगा। ये आप, मैं मानता हूं अवैध हो सकता है, लेकिन नगर निगम इसको हटाएगा। आप क्या डंडा मार के किसी से जबरन बोर्ड हटवाएंगे? क्या ये आपकी दादागिरी नहीं है? क्या आपकी ये बदमाशी नहीं है? और आप खुद कह रहे हैं इस बात को कि बोर्ड का आदेश एसएचओ ने दिया। एसएचओ ने कोई आदेश बोर्ड का इनको नहीं दिया। अगर उन्होंने लिखा होगा तो जरूर उन्होंने नगर निगम को लिखा होगा, नगर निगम को कार्रवाई करनी चाहिए थी। और उसके बाद पूरी कहानी आपने लिखी है। आपने लिखा 323, 506 और 34 में जो जुर्म है वो होना पाया जाता और एफआईआर दर्ज हो गई।
अब देख लीजिए, आप दूसरी जांच भी देख लीजिए, अब दूसरी शिकायत की भी कॉपी आप देख लीजिए, तब आपको क्लियर होगा, जिसकी अभी जांच चल रही है, जिसकी अभी भी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। ये आपको दिखा देते हैं, ये देखिए। अब दूसरे पक्ष ने भी शिकायत दी है। बीजेपी नेत्री अनीता शर्मा, उनके परिवार द्वारा मेरे साथ मारपीट व जानलेवा हमला हेतु कार्रवाई करने के लिए। मेरा नाम आदित्य है, ठीक है, ग्रीनफील्ड में रहते हैं श्रीमान जी। मैं आपको एक शिकायत देना चाहता हूँ। दुकान पर मंजली पर बीजेपी कार्यालय सचिव महिला मोर्चा हरियाणा प्रदेश अनीता शर्मा पुत्री नारायण शर्मा का बीजेपी कार्यालय है, जिस पर रोज काफ़ी लोग का आना जाना है। भाई कार्यालय है तो लोग तो आएंगे जाएंगे, इसमें नई बात क्या है। उनके देवर अजय शर्मा का कोचिंग सेंटर है, जिनकी सुबह से शाम तक शिफ्ट में 450 के बच्चे आसपास आते हैं। 450 लोगों का आवागमन होता है। अब आप बताइए, क्या ये झूठ बोल रहे हैं, क्या ये गलत है? तो ये इस पर कोई FIR भी तो नहीं बनती भाई। काफ़ी दिनों से बीजेपी नेत्री अनिता शर्मा के नारायण पति शर्मा, रंजीत शर्मा, अजय देव ने काफ़ी परेशान किया हुआ है। वे लोग मुझे बिना बात के बीजेपी पार्टी में अपने रसूख को धमकी देते रहते हैं। भाई धमकी तो पहले तो अब देते रहते होंगे, क्योंकि लगता तो ऐसे ही है। पहले तो चाय वाले के साथ झगड़ा हुआ, जो हम क्लिप दिखा रहे हैं, आज मोबाइल वाले के साथ झगड़ा हो गया, उससे पहले बताते किसी और के साथ भी हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा। याद रखिएगा मेरी इस वीडियो को, इसके बाद भी किसी और के साथ होगा, क्योंकि ये आदतन हो गया ना, तो आदतन तो करते रहेंगे। चलिए, पूरी कहानी है। और उसके बाद वो लिखते हैं, नीचे देख लीजिए आप, जरा ध्यान से नीचे आइए। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। जब हमने इनको दुकान से बाहर निकालने की कोशिश की, तुरंत संजीव शर्मा, अजय शर्मा ने मेरे साथ बुरी तरह मारपीट चालू कर दी। ये वीडियो इसकी गवाही दे रही है। दुकान में तोड़फोड़ चालू कर दी और मेरे सोने की चेन भी छीन ली। इसको हम नहीं कह सकते, जांच का विषय है। और महंगी घड़ी भी तोड़ डाली, हो सकता है टूट गई होगी, कहा नहीं जा सकता। पीछे से इनका भाई नारायण शर्मा अपनी गाड़ी से डंडे लेकर आया, डंडा लाता हुआ वीडियो में दिख रहा है, वीडियो दिखा रहा है। ये बात बिल्कुल सही हो सकती है। और जान से मारने की कोशिश की। जब हाथ में डंडा होगा, मोटा होगा, बेसबॉल का होगा, किसी के सर में लगेगा, तो वो उसको फूलों की सैया पर थोड़ी सुलाएगा, उसको प्यार थोड़ी करेगा, उसको चूमने के लिए थोड़ी जाएगा। मोटा डंडा और ईंट किस काम के लिए आती है, वो गवाही उसमें दे रही है वीडियो। मेरी दुकान के स्टाफ और दुकान मालिक ने मिलके इनको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। दुकान का दरवाज़ा लॉक किया, ब्लॉक किया, मतलब रोक दिया। और दुकान में जो सफ़ेद शर्ट पहने हुए बार बार इनकी कॉली भर भर के इनको रोक रहे हैं, वही दुकान के मालिक हैं। लगातार वो वीडियो में दिख रहे हैं कि इनको बचाने की कोशिश लगातार हो रही है। ये वीडियो गवाही दे रही है। नारायण शर्मा ने मेरे ऊपर कार्यालय में रिवॉल्वर लेकर आया और बाहर खड़े हो जाने को मारने की धमकी देने लगा। रिवॉल्वर लेके आया, ये वीडियो में बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, रिवॉल्वर लेके आओ ये वर्ड बोला गया है। वीडियो में साफ स्पष्ट आवाज़ आ रही है, वो अपनी रिवॉल्वर को मंगा रहा है। वो लाया नहीं लाया, ये जांच का विषय, बात की बात हो सकती है। लेकिन ये आरोप कि रिवॉल्वर लेकर के आया, लेकर के आओ का तो उसमें आ रहा है, हमने भी सुना है। उसके बाद 112 पे कॉल की गई और ये देखिए, इसमें साफ वीडियो में दिखाई दे, उन्होंने लिखा है कि CCTV फुटेज में ये दिख रहा है कि रिवॉल्वर लेके आओ, मेरी आवाज़, आज इस लड़के में गोली मार दूंगा, ऐसा ये भी कह रहे हैं। और वीडियो में हमने भी कई जगह सुनने की कोशिश की है। फिर भी खुद ऊपर से भाग के रिवॉल्वर लाया, ये कह रहे हैं कि रिवॉल्वर लेके आया, धमकी देने लगा और अपने बेटे और भाई को ऑर्डर देने लगा, इसके बाहर निकलो, खींचो, इसमें गोली मार देंगे। ये सारी बातें रिकॉर्ड हैं वीडियो में, तो इन पर भरोसा किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? आप उस पर भरोसा कर रहे हैं जो व्यक्ति वीडियो में है नहीं, वो वीडियो में कहीं और है, वो सेक्टर 12 में उसके नाम FIR में दर्ज हैं, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ वीडियो में कह रहा है ये वर्ड और वो लिख के दे रहा है और वीडियो साथ में आपको क्लिप दे रहा है, उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई है। कल मेरी दुकान में मुझे अकेला समझकर, और इन्होंने पूरी कहानी नीचे लिखी है, मुझे इनसे जान का खतरा है क्योंकि इन सब ने मिलकर मुझे जान से मारने की कोशिश की है और धमकी भी दी है, मुझे गोली मार देंगे, ये बात उसमें बोली गई है। ये वीडियो में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। तो अब इनके जो आरोप हैं, ये CCTV फुटेज भी इनके साथ संलग्न कर रहे हैं। तो क्या IO साहब जो जांच अधिकारी इसमें रहे होंगे, क्या उनको ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही? ये बड़े सवाल हैं। और अब मैं आपको सुना देता हूं कि उस व्यक्ति का, दुकानदार का क्या कहना है और राजकुमार कैसे बता रहे हैं अपने आप को कि वो सेक्टर 12 में। तो चलिए, सबसे पहले आपको राजकुमार को सुनाते हैं और उसके बाद सुनाते हैं उस दुकानदार को, आदित्य को, जिसके ऊपर हमला हुआ, जिसके साथ मारपीट हुई और उसकी FIR नहीं लिखी गई अभी तक। राजकुमार जी, FIR में जान से मारने की धमकी में आपका भी नाम दर्ज है, क्या कहेंगे आप? सुखपाल जी, पहली चीज़ तो मैं उस दिन ग्रीनफील्ड था ही नहीं, मैं सेक्टर 12 में था। मेरे किसी रिश्तेदार का केस लगा हुआ था तो मैं कोर्ट में था। जब मैं हुई नहीं, ना मैंने कभी फ़ोन पे कभी बात करी है, ना मैं मौके पे हूँ, वो फुटेज में आ रखा है। फिर धमकी दी किसने? पुलिस ने जो बिना इन्वेस्टिगेशन करे, इनकी शिकायत पे मेरा नाम उसमें ऐड कर दिया है।
मतलब आप ये कह रहे हैं खाली नाम लिख दिया और आपका नाम एफआईआर में दर्ज हो दर्ज गया, कर आपने दिया। कोई धमकी नहीं दी? मैंने कोई धमकी नहीं दी, ना मैं मौके पे मौजूद था वहाँ पे। झगड़े के समय आप मौके पे मौजूद थे? नहीं, मैं सेक्टर 12 में बताता रहा हूँ। मैं मेरे किसी रिश्तेदार का केस लगा हुआ था, 12 बजे से लेके 2:30 बजे तक मैं कोर्ट में था। उसके बाद मेरे पास आदित्य का फ़ोन आया कि भाई साहब मेरी दुकान पे झगड़ा कर दिया अनीता शर्मा ने। फिर वहाँ से मैं जैसे फ्री हुआ हूँ तो मैं सीधा चौकी पहुँचा ग्रेफिल्ड। तो आपका आदित्य से क्या संबंध है? आदित्य मेरे साले का दोस्त है और पहले मेरे ये दुकान में किराएदार भी था। पहले क्यों मेरी दुकान- आपका नाम इन्होंने लिया होगा, उसके पीछे का कारण क्या है? ये वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है कि यहाँ पे मेरे ही चले, यहाँ पे राजकुमार के किराएदारों को भगाऊँ मैं, इनसे रंगदारी मांगूँ मैं, कि यहाँ पे सिर्फ मेरी ही गाड़ी खड़ी हो या मेरे स्कूल के जो कोचिंग सेंटर है मेरे देवर के बच्चों की गाड़ी या स्कूटी खड़ी हो, मेरे कार्यालय में लोग हैं वो कोई डिस्टर्ब ना हो। मतलब ये चाहती है कि दबाव बनाना चाहती है पुलिस से, खुद भी दबाव बनाती है, इसका हस्बैंड भी दबाव धमकी देता है। तो पहले तो आपके किराएदार से झगड़ा हुआ था, क्या हुआ आपके किराएदार का, जो चाय वाला था, जो हमने वीडियो दिखाया था? वो खाली करके चला गया है सर। अगले दिन ही वो खाली करके चला गया, कह रहे सर जब मेरी दुकान ही नहीं लगेगी तो मैं किराया क्यों दूंगा, जबकि दुकान तो उन्होंने पूरी ले रखी थी। वो खाली कर गए। उससे पहले अगली वाली दुकान थी मेरी दूसरी वाली पान भंडार, बनारसी पान भंडार वाली, राजेश उपाध्याय जी ने भी 15 दिन बाद वो दुकान खाली कर दी थी। मुझे भी धमकी दे रहे हैं कि भाई आपकी दुकान हम गांजा रखवा के आप पे मुकदमा दर्ज करवा देंगे। कह रहे सर बीमार आदमी हूँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो वो भी दुकान खाली करके चले गए। तो आप ये कह रहे हैं कि दुकानदार तंग होकर छोड़ के चला छोड़ के जाता है? जाए फाइनेंशियली ये हम मुझे अटैक कर रही है। सर मामला ये था, मैं एक दुकानदार हूँ, मैं ग्रीनफील्ड कॉलोनी में दुकान चलाता हूँ मोबाइल की। उसके ऊपर सेकंड फ्लोर पे बीजेपी का कार्यालय है, जिसमें अनीता शर्मा जी का घर भी है और वो कार्यालय भी है, और सामने एक कोचिंग सेंटर है उनके देवर का, ओजोन अकेडमी करके। अब उन्होंने बाहर मेरे बोर्ड लगे हुए हैं 3-4 साल से, उसको मोहरा बना के कि ये बोर्ड हटाओ, इसके थ्रू मेरे से लड़ाई चालू करी। उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं ये बोर्ड हटाओ, यहाँ पे हटा के मैं अपने बोर्ड लगाऊंगा। क्या आप उन्हीं के किराएदार हैं या किसी और के? नहीं, मेरे लैंडलॉर्ड अलग हैं, श्रीमान प्रमोद चड्डा जी नाम है उनका। उनकी 3 दुकानें हैं लाइन से और 4 दुकानें अलग लैंडलॉर्ड है उसके। क्यों आपके बोर्ड हटवाना चाहते हैं? सर उनका वो गुंडागर्दी करते हैं, बीजेपी के कुछ उन्हें पद मिला हुआ है, उस बिहाफ पे वो गुंडागर्दी चलाते हैं कि हमारा यहाँ पे हमारी चलेगी, यहाँ से बोर्ड हटाओ, यहाँ से गाड़ी हटाओ। मेरे जितने ग्राहक आते हैं दुकान पे उनसे बदतमीज़ी करना चालू कर देते हैं कि यहाँ गाड़ी नहीं लगेगी, यहाँ पे बोर्ड ये बोर्ड हटाओ। मेरे दुकान के बाहर गाड़ी लगा के रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। मतलब ओवरऑल एक बीजेपी के पावर और प्रोग्रेस को पता नहीं जो भी उन्हें पद मिला हुआ है उसके बिहाफ पे गुंडागर्दी करना चाहते हैं। अभी ये इनके देवर अनीता शर्मा जो बीजेपी की नेता हैं, उनके देवर अजय शर्मा, उनके हस्बैंड नारायण शर्मा और उनके बेटे संजीत शर्मा, ये 3 जने पहले मेरी दुकान पे आते हैं और दुकान पे आके बात करने के लिए मेरे लैंडलॉर्ड से पहले आराम से बात चल रही होती है। इनका बेटा जो संजीत शर्मा है और इनका देवर अजय शर्मा पूरी गर्मा गर्मी में आके मुझे ज़बरदस्ती की दुकान में खींचते हैं, मेरे साथ बहुत बुरी तरह हाथापाई करते हैं, जिसमें मेरी दुकान का शीशा फूट जाता है, काउंटर इधर पूरा तहस नहस कर जाते हैं दुकान को। बाहर से इनके हस्बैंड जो है नारायण शर्मा पहले ईंट लेके आए हैं, उसके बाद बेसबॉल का डंडा लेके आए हैं गाड़ी में से, ऊपर से रिवॉल्वर मंगाने की धमकी दे रहे हैं कि आज इसमें गोली मार देंगे। उस दिन अगर मेरे लैंडलॉर्ड प्रमोद चड्डा जी बीच बचाव नहीं करते तो इनकी पूरी प्लानिंग थी कि मुझे जान से मार देंगे आज। वो तो कंप्लेंट दी? इसके लिए सर मैंने पूरी दुकान की सीसीटीवी फुटेज हर एंगल के कैमरे से, मेरी दुकान में 4-5 कैमरे लग रहे हैं, मैंने हर एंगल के कैमरे से पुलिस को मैंने पूरी फुटेज दे दी है, प्लस मैंने रिटर्न में कंप्लेंट भी दी है। लेकिन मेरी कंप्लेंट को तो नॉर्मली उन्होंने बस एक रसीद बना के दे दी कि अभी कंप्लेंट आपकी ले ली है। उनकी सेम डे एफआईआर दर्ज कर दी है, मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कर दी है कि मैंने झगड़ा चालू करा है, मैंने उन्हें मारा है। सर मैं तो अपने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचा रहा हूँ। जिस बीच में वो मुझे बाहर घसीट के ले जाना चाह रहे थे, पर उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं इनके काबू में नहीं आ पाया, क्योंकि उस बीच में मेरे जो लैंडलॉर्ड है प्रमोद चड्डा जी ने खूब बीच बचाव करा। उन्होंने बाहर गेट को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद इनका बाहर जो इनका हस्बैंड है अनीता शर्मा जी, बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं, उनके हस्बैंड नारायण शर्मा पूरी खुली धमकी दे रहे हैं कि इसको बाहर निकालो, आज इसमें गोली मार देंगे। फिर मैं 112 नंबर पे डर के अंदर चुपचाप छुप जाता हूँ और कॉल करता हूँ पुलिस को। पुलिस आती है, सेफली मेरे को लेके जाती है। चौकी में अनीता शर्मा और इनकी जो पूरी टीम है, मतलब इनकी परिवार जो भी है, वो आते हैं। इनके हस्बैंड साफ कहते हैं खुले शब्दों में पुलिस वालों से कि चौकी के कैमरे बंद करो, आज इसे यहाँ ठोकते हैं बढ़िया तरीके से। नहीं, ये स्टेटमेंट उन्होंने वहाँ दिया चौकी में, आप ये करें? हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पे कैमरा भी लग रहा था चौकी में, खुल के बोला इन्होंने। फिर मेरे को पुलिस वालों ने दूसरे कमरे में ले जाके कमरे में बंद कर दिया। फिर इनको थोड़ा सा शांत करा, उसके बाद थोड़ा मामला वहाँ पे शांत हुआ।
उसके बाद उन्होंने पुलिस वालों ने हमें MLC करने के लिए बोल दिया कि जाके अपनी मेरे को अकेला भेज दे, अपनी MLC करा लो BK में। सर मैं डरा हुआ हूँ, सहमा हुआ हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं अकेला था दुकान पे। अब मैं आप क्या चाहते हैं आगे? सर मैं ये चाहता हूँ कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया है और झूठे मुकदमे में झूठे आरोप लगा दिए हैं। मेरी FIR ली नहीं गई है, जबकि मेरे साथ दुकान में मारपीट हुई है, मेरी दुकान में तोड़फोड़ हुई है, मेरी दुकान में 1-1.5 लाख का बहुत नुकसान कर दिया उन्होंने। मशीनें तोड़ दी हैं, दुकान में शीशे तोड़ दिए हैं, ठीक है। जान तो मेरी बस बची गई, भगवान की उस दिन कृपा थी कि जो बड़े मेरे अधिकारियों से मुलाकात की आपने? ये सर मेरी दुकान पे ACP साहब भी है, वो पूरा देख के गए वाकई क्या हुआ था, क्या टूट फूट हुई है, क्या नुकसान हुआ है। यहाँ के जो सूरजकुंड थाने के SHO हैं वो भी आए हैं, लोकल पुलिस जितने भी इंचार्ज हैं, IO हैं, वो सब पूरी CCTV की फुटेज भी लेके गए हैं मेरे से। मैंने उनको पेन ड्राइव में पूरी CCTV की फुटेज भी दी है। लेकिन अनीता शर्मा जी के और इनकी फैमिली के, इनके हस्बैंड के खिलाफ, नारायण शर्मा, इनके बेटे संजीत शर्मा और इनके देवर अजय शर्मा के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो आराम से खुला घूमते हैं। उस दिन के बाद तो उनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, वो मेरी दुकान के बाहर गाड़ी सटा के खड़ी करते हैं। दुकान पे जितने कस्टमर्स आ रहे हैं उनको खुली धमकी देते हैं, हाँ गाड़ी नहीं खड़ी करोगे नहीं तो पिटोगे। दूसरी चीज़ क्या है, अब उन्होंने मेरे पे नज़र रखनी चालू कर दी है, मैं किस टाइम आ रहा हूँ, किस टाइम जा रहा हूँ, किस टाइम मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने खुली धमकी दी है गोली मारेंगे। मैं बदरपुर से आता हूँ सर, मैं यहाँ पे दुकान किराए पे चला रहा हूँ, तो अब वो मेरी दुकान पे लड़के किस टाइम आ रहे हैं, कौन ग्राहक है, कौन मेरा जानने वाला है, मतलब एक तरीके से प्री प्लान तरीके से जैसे उन्होंने उस दिन अपना अंजाम देना था अपनी सारी चीज़ों को, वो तो दे दिया है। लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, मेरे खिलाफत में ही है, कह रही है अभी कार्रवाई चल रही है, लेकिन जब वो गोली मार देगा क्या पुलिस, तभी मेरे खिलाफ पे कोई स्टैंड लेगी। बड़े अधिकारियों ने आश्वासन दिया आपको? सर उस दिन ACP साहब आए थे संडे को, उन्होंने इनकी पूरी फैमिली को बुलाया, मुझे बुलाया, पूरी बात सुनी। उसके बाद इंचार्ज को ऑर्डर दिए कि एक काम करो, इनके पास जो अवैध तो नहीं है, खैर लाइसेंस ही बता रहे हैं, उस लाइसेंसी हथियार को जमा करो थाने में, और क्या कहते हैं इनकी FIR को कैंसिल करके मेरी FIR को दर्ज किया जाए। लिखित या मौखिक आदेश? मौखिक आदेश था सर, ये लिखित नहीं था। पूरी उनके सामने पूरी फैमिली बैठी थी, एक तरफ मैं अकेला था। लेकिन उसके बाद भी अब तक आज 7वां दिन हो गया, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इनके खिलाफ।